हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। आज हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पीवाईक्यू है, 2023 में पूछा गया है। आपको तो पता होगा कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, कि भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का। तो एक तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ, है ना। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो कूलॉम्स लॉ जो होता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और के को हम लिखते हैं, के को ही लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो लिखते हैं ना, के को यही लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, इसको मॉडिफाई करें थोड़ा फोर्स को, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाएंगे और फोर्स को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। क्या होता है, MLT-2 होता है, ठीक है। आर स्क्वायर डिस्टेंस है, आर का होता है एल, तो स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज का, एक चार्ज का डायमेंशन होता है 80, दो चार्ज है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा, हमारा फाइनल रिजल्ट जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, गॉस लॉ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी क्लोज स्फेरिकल सरफेस के स्फेरिकल स्फेयर के अंदर जो चार्ज जो होता है, क्यू जो होता है, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम के मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलोम्बियन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलोम्स ऑफ चार्ज इज, कि 2 कूलोम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलोम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। तो हम 2 से जब इसको गुना करेंगे, 6.25 को जब 2 से गुना करेंगे ना, तो आपके पास आएगा, आपके पास 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। गुना करते हैं इसको, एक मिनट, थोड़ा कंजेस्टेड प्लेस यहाँ पे, जगह थोड़ा कम है, ठीक है। 6.25 को गुना करेंगे 2 से 10, ठीक है, 15 एक 5 और यहाँ 6×2 12, ठीक है। ये आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, 12.50 था और यहाँ 10⁻18 था, ठीक है। जब पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, जब पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर एक क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि यदि डिस्टेंस दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दूरी को हम आधा करेंगे तो इसका कैपेसिटी क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। यहाँ पे देखो, इसका फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C ये एप्सिलॉन नॉट/d होता है, यही होता है। तो क्वेश्चन क्या रहा भाई कि कैपेसिटेंस के दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को जब आधा करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, दो ऊपर जाएगा ना। तो आपका कैपेसिटेंस जो होगा कितना हो जाएगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा,
कितना इंक्रीज करा जाएगा, तो इट इंक्रीजेज 2 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इट विल बी इंक्रीजेज 2 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में ये छप गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। कह रहे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्फेरिकल सेल, किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो होगा क्या, कभी नहीं। पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर एज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वेरी करता है, चेंज होता है डिस्टेंस आर के साथ। तो कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल की फॉर्मूला यदि देखें डायपोल में, तो डायपोल आ तो इक्विटोरियल की बात करेगा, ठीक है, आ तो इक्विटोरियल की बात करेगा या फिर एक्सियल की बात करेगा, उसमें दोनों में डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे सपोज हम इक्विटोरियल का ले रहे हैं, ठीक है, तो माइनस के पी बाय आर क्यू होगा, डिस्टेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आर क्यू होगा। और पोटेंशियल यदि हम लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल लेते हैं हम एक्सियल के लिए, तो होगा ये के पी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले क्या आएगा, आर क्यू। फिर पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल में क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आर क्यू एंड आर स्क्वायर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है भाई किरचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ लूप रूल जो होता है, इसको केवीएल भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, केवीएल कहा जाता है। किरचॉफ लूप रूल किसके कंजर्वेशन के लिए कंसिक्वेंस करता है, बताता है किसके लिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। ठीक है, यहाँ पे यदि किरचॉफ लूप के जगह यहाँ पे किरचॉफ जंक्शन रूल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, जंक्शन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज को वहाँ पे कंजर्व करते हैं जंक्शन में। ठीक है, किरचॉफ जंक्शन रूल में किसको कंजर्व करते हैं, चार्ज को, लेकिन किरचॉफ लूप रूल में किसको कंजर्व करते हैं भाई, एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना दिया हुआ, 2.1 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर दिया है। इसका मोबिलिटी पूछा, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यही होता है ना। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पे 4.2 का पुट कीजिएगा, यहाँ पे 4.2 इंटू 10⁻⁴ को पुट कीजिए, और नीचे जब इसको पुट कीजिएगा तो ये दो कटने जाएगा, दो बार में कटेगा, और ये 10 है नीचे है, 10 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और प्लस में जाएगा, और ये किस में, माइनस में, तो 10 में 4 जाएगा। ठीक है, 10 में -4 जाएगा, कितना बचेगा, +6 बचेगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फोर्स F, वन करेंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देख रहे हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स F, फोर्स कितना है F, वन करेंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ L है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है, गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है BI L साइन
थीटा। ठीक है, क्या होता है BIL साइन थीटा। अब जानते हैं कि साइन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है भाई। जब साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो यहाँ पे जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आएगा, जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 का आएगा। ठीक है, I इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी आएगा। ओके, फिर देखो 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से इसको कैसे बनाना है। रखिए एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, 100 टर्न दिया है, नंबर ऑफ टर्न 100 दिया है, कैरी ए करेंट, उसमें करंट है कितना 3.2 एम्पियर है। एक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तो आधे डेरिवेशन वाला, ये वाला डेरिवेशन, सॉरी एक मिनट, ये कॉइल है। ठीक है, यहाँ एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये वाला डेरिवेशन आधे। तो यहाँ से एक फार्मूला आया था कि सेंटर पे निकालना था, तो एक फार्मूला आया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। यदि आप इस फार्मूला पर पुट करते हो तो आपका 100% आंसर आएगा, जो कि शायद ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, जब आप पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू बता देते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक, और म्यू नॉट बस, और आर का तो दिया हुआ है, एन दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न है ना, आई तो भी दिया हुआ, बस पुट कीजिए, आंसर 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग सही नहीं है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, कह रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है मैग्नेट का फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस लूप बनाता है। हाँ सही बात। कैसे, कैसे कि हमने पढ़ा है कि एक मैग्नेट, सपोज ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहाँ होता है, साउथ पोल पे। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। और अंदर में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट फ्रॉम वेयर, कहाँ से कहाँ तक मतलब। ठीक है, तो अंदर में कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, और बाहर में, सॉरी साउथ से नॉर्थ, अंदर में कहाँ, साउथ से नॉर्थ, बाहर में कहाँ, कहाँ से कहाँ जाएगा, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, लेकिन अंदर में कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो ये सही है, ऑप्शन क्या है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सही बात है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज फिर से बनाते हैं, बार मैग्नेट, नॉर्थ है या साउथ है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो कह रहा है द टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन आर गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पॉइंट। सही बात है कि द टेंजेंट, यदि यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दे रहा कि नहीं, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ का डायरेक्शन बता रहा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो विल बी करेक्ट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो विल बी करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा पढ़ते हैं, द लार्जर द नंबर और द लार्जर द नंबर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। सही बात, ये भी सही है कि भाई जहाँ ज़्यादा, जैसे यहाँ पे सपोज बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम है। यही बोलना चाह रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी ऑल्सो करेक्ट। ठीक है,
कोई संदेह, कोई सस्पेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, ले भाई सब इंटरसेक्ट, यही तो बहुत बड़ा गलती कर दिया इसने कि कभी मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, 1 नंबर में पूछता भी है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो सपोज ये इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ सपोज टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसका, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस लाइन के लिए, तो इसके लिए ऐसे यहाँ से ऐसा आएगा। तो टेंजेंट हमें क्या बताता है? टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही तो बताता है। टेंजेंट क्या बताता है हमें? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट इम्पॉसिबल है और एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन कहाँ कौन शो कर सकता है? शो कर सकता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नोट पूछा है, ध्यान से नोट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, गलत नहीं करना है यहाँ पे। फिर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कि द मैग्नेटिक लाइन, वही क्वेश्चन जो बोला था, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉल्स इनसाइड द बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, इसका डायरेक्शन कहाँ होता है। तो वही ना बताए थे हम, नॉर्थ से साउथ बाहर में होता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है। तो ऑप्शन साउथ टू आर फॉर्म फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द मैग्नेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है अभी, क्योंकि ये 2023 का PYQ है। ठीक है, 2023 का है, तो ये सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई पूछ रहा है भाई, फाई लिंक विथ कॉइल एंड टर्न ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल ए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है, विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया, क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड बनाया। यहाँ पे एक प्लेन पैरेलल, यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन जो है पैरेलली है। दिखा नहीं पा रहा हूँ 3D क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? इधर है। और इसमें यदि हम नॉर्मल खींचें, ठीक है, नॉर्मल खींचें यदि हम किसी भी कंडक्टर से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का तो उसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर खींचते हैं, तो कहाँ से खींचते हैं? उसके नॉर्मल खींचते हैं ना, उससे नॉर्मल खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो है पूछा है कि यही क्वेश्चन पूछा कि प्लेन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसका एक फार्मूला होता है, एक फ्लक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है? एन ए डब्ल्यू कॉस, सॉरी एन ए डब्ल्यू कॉस नहीं होता, एक मिनट, एन ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? एन ए बी कॉस थीटा होता है। एन ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 कितना? 0। तो पूरे टर्म को क्या कर देगा? 0। तो इसका आंसर अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी है, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? डी, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ वायर। ठीक है, किसी भी वायर में जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? कैसे, क्या यूज करके? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। ठीक है, जिससे हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। आधा लेंज लॉ, LENZ लॉ। ठीक है, लेंज लॉ में जब करंट सपोज इधर जा रहा होता है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हाथ से मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, सपोज ये करंट है, इधर जा रहा है, तो हम पता है यहाँ मतलब हाथ से मतलब
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करके हम इसका डायरेक्शन को, इंड्यूस डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अदि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अदि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इंक्रीजेज टू टाइम ईच, टू टाइम ईच मतलब प्रत्येक दोनों, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, एम इजिकल फार्मूला होता है म्यू N1 N2 ए डिवाइडेड बाय एल, यही तो होता है भाई। तो कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, N1 क्या है प्राइमरी, N2 क्या है सेकेंडरी, इसको इंक्रीज करेंगे कितना बार, 2 टाइम्स, 2 बार। ठीक है, मतलब यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे, तो यदि दोनों को हम गुना करेंगे 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहा कि एक 100 ओम रजिस्टर है जो कनेक्ट है 120 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई। ठीक है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन सर्किट, आरएमएस वैल्यू पूछा है, आईआरएमएस पूछा है, आईआरएमएस पूछा है। ठीक, तो जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्ट ये दिया होता है, वोल्ट दिया होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ यदि वोल्टेज दिया होता है, तो ये कन्वेंशनली क्या होता है, कन्वेंशनली होता है ये आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, तो आईआरएमएस का फुल फॉर्मूला क्या होता है, ईआरएमएस क्या होता है, ईआरएमएस डिवाइडेड बाय आर होता है। ठीक, तो आर कितना दिया है, 100 दिया है, ईआरएमएस कितना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 220 दिया है ऊपर में ईआरएमएस, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक, तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है 2.2, यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, कितना इसका आंसर आ जाएगा, 2.2 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज, द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज, यहाँ पे एक इम्पीडेंस ट्रायंगल आता था। ठीक, इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल फाई होता था। ठीक है, यहाँ पे आर होता था, यहाँ पे जेड होता था, यहाँ एक्स एल माइनस एक्स सी होता था। ठीक है, अरे टेन के फंक्शन में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस तो होता है। तो थीटा के सामने वाला एंगल ये, सॉरी थीटा के सामने वाला ये जो होता है क्रॉसपॉन्डिंग, ये क्या होता है, पी परपेंडिकुलर तो होता है, तो ऊपर में लिखेंगे हम एक्स एल माइनस एक्स सी, और कहा बेस कहा है, बेस क्या है, बेस यहाँ पे क्या है आर है, तो ए आर हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ये मैच कर रहा है, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रे का होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता कि नहीं, बढ़ता कि घटता है, बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है। सबसे पहले होता है रेडियो वेव, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर होता है इंफ्रारेड वेव, फिर होता है विजिबल रे, है ना। इस प्रकार से जब आप नीचे आइएगा तो सबसे नीचे आपको मिलेगा गामा रे, उससे पहले एक्सरे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रे की होती है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन करें, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं आपको देखने को जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं पेपर में। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा वेव है जिसको हम फोटोग्राफी फॉग में यूज करते हैं। ठीक, तो ये इंफ्रारेड वेव होगा, क्या होगा, और एक बात एक भी बता देता हूँ कि इंफ्रारेड को ही कहा जाता है हीट वेव, क्या कहा जाता है, हीट वेव कहा जाता है।
इसी को क्या कहा जाता है दोस्त, हीट वेव कहा जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्चुअल इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा किससे, तो ऑब्जेक्ट से। तो ये किस में बनता है, कौन कैव मिरर में बनता है। किस में बनता है, कौन कैव मिरर में बनता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज कैसे बनता है, क्या रियल बनता है, नहीं कभी नहीं, रियल इन्वर्टेड नहीं, इमेजिनरी बनता है, इमेजिनरी तो बनता है लेकिन इन्वर्टेड नहीं, सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेजिनरी दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वर्चुअल भी देखने को मिलेगा, तो दोनों का मीनिंग सेम है, घबराना नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं वर्चुअल देखने को मिलेगा, इमेजिनरी देखने को मिलेगा, इसी का सिनोनिम्स है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे, लैम्बडा को इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू क्या होगा, डिक्रीज ना कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट किसने दिया था, ये हाइजेंस प्रिंसिपल ने दिया था। ये तो पढ़े हैं हम लोग, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़े ना इस हाइजेंस प्रिंसिपल, इसी ने तो दिया था सेकेंडरी वेवलेट, जो ऐसे ऐसे बन रहा था। ठीक है, सपोज यहाँ पे ए माना मैंने, यहाँ पे बी माना, सी माना, तो प्रत्येक पॉइंट यहाँ पे कैसा काम करेगा, एक वेव के जैसा काम करेगा। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट कैसे काम करेगा, एक वेव के जैसा काम, यही तो कहा था हाइजेंस ने। समझ में आया क्या, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि द टू वेव हुज इंटेंसिटी आर इन द रेशियो ऑफ 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि दो वेव है जिसका इंटेंसिटी रेशियो 9:1 है। ठीक, तो सपोज A1 यहाँ पे लिखते हैं, A1 को हम 9 ले लिए, A2 को हम ले लिए क्या, 1 ले लिए, तो फार्मूला होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू अंडर रूट इक्वल टू ए I1 बटे I2। ठीक है, I2 लिख तो I1 इंटेंसिटी एक कितना दिया है, ये इंटेंसिटी कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है, अंडर रूट इसको करेंगे तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब आंसर पे नहीं मिला, ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नहीं 3:1, क्योंकि आगे बनाना है इसको। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ, इसका रिजल्ट को लिख लेता हूँ। ठीक है, 3:1 आया हुआ था, 3:, यहाँ पे लिखता 3:1 आया था। ठीक, अब यहाँ खेला है मैक्सिमम और मिनिमम का इंटेंसिटी का, तो यहाँ भी एक फार्मूला होता है कि आई मैक्स मतलब मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मीन, इसका फार्मूला आई मैक्स का फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला जो होता है कि भाई I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो I1 कितना था, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, I1 कितना था, 3 ना था I1, और I2 कितना था, 1 था, तो इसको 3 लगते, यहाँ पे 3 + 1 लिखते हैं, 3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 1 = 4, 4 × 16 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 में एक जगह कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 को काटेंगे 4 से, 4 × 16, मतलब हमारा आंसर आ रहा है 4:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4:1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया,
अगर इस समय नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एंगल 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन रिमूव है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिमूव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं कि कह रहा है कि इनमें से फॉलोइंग निम्नलिखित में से किस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा। ठीक है, वर्क फंक्शन किसका कम होगा, तो सोडियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। मिनिमम पूछा है, मिनिमम इन्होंने, तो क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक, फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेटेड बाय द 25 वोल्ट और एक 36 वोल्ट। ठीक है, एक का कितना है 25, एक का एक्सेलेरेशन कितना है 25, दूसरा का है कितना 36 है, यही तो है। तो यहाँ पे जगह कम होने के कारण हम फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका आंसर बता देते हैं। 25 25 25 यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है जो कि होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m/e/v। ठीक है, 2m/e/v। इस फार्मूला को आप यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आपका होगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर डी होगा। ठीक है, यहाँ पे V1 रखना है, V1 ये V1 है, इसको V1 को यहाँ पे रखना है और इसी प्रकार से एक फॉर्मूला डिवाइड करना है और यहाँ पे V2 रखना है और V2 की जगह ए पे इसको रखना है। फिर बस ये दोनों कट ऊपर ऊपर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि बोहर मॉडल, द बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्या कहता है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो पहला क्वेश्चन है एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। हाँ, यही शुरू में ही सही हो गया, शुरू में ही क्या इसने एज्यूम किया था, माना था कि एंगुलर मोमेंटम कहें तो क्या, एम वी आर, मास वेलोसिटी एंड रेडियस, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब एम वी आर जो होगा हमेशा एन एच बाय 2 पाई के इक्वल में होगा, एन एच बाय 2 पाई के इक्वल में होगा, यही इसने बोहर ने कहा था। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। एस यूनिट ऑफ रे बर्ग कांस्टेंट, एस यूनिट ऑफ रे बर्ग कांस्टेंट क्या होगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े हो ना हम लोग, इज इक्वल टू आर इंटू एन 1 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला, तो इसी से तो आया ये। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये 2023 का जो पेपर है ना, बहुत सारा चेंज कर दिया अभी 2025 में। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनाए, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर सिलेबस, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि रेडियम का न्यूक्लियस में क्या क्या होता है भाई। रेडियम ये ऊपर जो डिनोट करता है एटॉमिक मास को डिनोट करता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, नीचे डिनोट जो करता है प्रोटॉन को करता है, तो एटॉमिक नंबर वही तो होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इक्वल, वही तो दोनों इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन। तो ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हमको यदि निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है। ये मतलब क्या, एटॉमिक मास, पी मतलब क्या, प्रोटॉन। घटाएंगे जब घटाएंगे इसको, ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 138 न्यूट्रॉन आएगा और प्रोटॉन कितना 188 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं फिर 33 क्वेश्चन में क्या कहता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपका सेमीकंडक्टर से लिया गया है। कह रहा कि जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड जो होता है उसमें कौन सा बेस पे काम करता है, कौन सा कंडीशन पे काम करता है, फॉरवर्ड बायस पे नहीं, रिवर्स बायस्ड पे नहीं, तो कौन सा, दोनों पे काम करता है। ये फॉरवर्ड बायस्ड पे काम ही करता है और रिवर्स पे काम करता है, दोनों पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा सेमीकंडक्टर का, डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। लेकिन यदि यहाँ पे सेमीकंडक्टर ना होकर के यहाँ पे कंडक्टर होता, यहाँ पे कंडक्टर होता या फिर मेटल होता, मेटल होता, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब जब सेमीकंडक्टर के पास, सेमीकंडक्टर वाले ऑप्शन के पास में यहाँ पे यदि मेटल होता, मेटल, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज, कौन सा डोपेंट एटम को हम, इम्प्योरिटी को हम ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर में एन टाइप में, ताकि वो एन टाइप बनेगा। ठीक है, कौन सा, तो पेंटावेलेंट कैटायन का यूज करेंगे हम। किसको यूज करेंगे भाई, पेंटावेलेंट को यूज करेंगे। एन के जगह पे यदि पी होता, ठीक है, यदि पी टाइप का होता, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता, तो वहाँ पे हम ट्राइवेलेंट कैटायन का यूज करेंगे। ट्राइवेलेंट कैटायन जैसे एल्युमिनियम हो गया है ना, पेंटावेलेंट में जैसे फॉस्फोरस हो गया है ना, फॉस्फोरस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।